नाज़रीन, मुआशरे में कानून की बालादस्ती ना रहे तो अदल नापैद हो जाता है और इसमें रहने वाले नाइंसाफ़ी और बदहाली का शिकार हो जाते हैं। लोगों में एहसास ज़िम्मेदारी तकरीबन ख़त्म हो जाती है और बड़े से बड़ा जुर्म भी मामूली नौइयत की हैसियत इख्तियार कर जाता है। इसका तदारुक तभी मुमकिन है जब हर मुजरिम को कानून के तमाम तकाजे पूरे करते हुए इसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। प्रोग्राम अंजाम के साथ मैं हूं नोमान मकसूद और आज के प्रोग्राम में जिन दास्तानों को शामिल किया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद में नई नवेली दुल्हन का हुआ कत्ल। स्कूल टीचर को 18 साला लड़के ने घात लगाकर क्यों कत्ल किया? लड़की का कातिल अपने अंजाम को कैसे पहुंचा? कोरोना की वजह से दुबई छोड़कर पाकिस्तान लौटने वाले नौजवान को चंद रुपयों और गाड़ी के लालच में कत्ल करने वाले कौन थे? पुलिस इन कातिलों तक कैसे पहुंची? इस्लामाबाद के नवाही इलाके मेरा बैरी में हुआ एक खातून स्कूल टीचर का कत्ल, जिसे स्कूल से निकलते हुए दिन दिहाड़े मां के साथ फायरिंग का निशाना बनाया गया। इस फायरिंग के नतीजे में 27 साला मुनज़्ज़ा नामी लड़की जान से गई और मकतूला की मां जख्मी हो गई, मगर कातिल जाए वक़ुआ से फरार होने में कामयाब हो गया। मकतूल टीचर और इसकी मां पर फायरिंग करने वाला कातिल पहले से ही ताक लगाए बैठा था। जैसे ही मौका मिला, इसने लड़की और इसकी मां पर फायरिंग कर दी। थाना शालीमार पुलिस को 15 के जरिए इत्तला मौसूल हुई, जिस पर मकामी पुलिस के आला अफसरान और तफ्तीशी अहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। लड़की का वालिद भी अपनी बेटी के कातिल को इस पर फायरिंग करके भागते हुए देख चुका था। सुबह 7 बजे मेरी बेटी इधर पढ़ाती है, तकरीबन 8 साल से। उस दिन 21/6/2021 को सोमवार वाले दिन सुबह मेरी बेटी इधर आई स्कूल में, वालदा उसके साथ आई, छोड़ के वालदा वापस घर चली गई। तकरीबन 10 बजे उसको वालदा लेने के लिए आई। वो अंदर आई, अंदर से बेटी को ले के इधर तक पहुंची, ये जगह जो है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ सर, तो वो पीछे से आया, एकदम उसने फायर किया। मैं सामने उस दुकान पे खड़ा था, मेरी इनकी तरफ कंड थी, मुंह उस तरफ था। जब फायर का मुझे आवाज़ आया पहला, तो मैं भागा और उसने 3 फायर और किए। पहला फायर जो किया उसने, वो मेरी बेटी को सर के ऊपर लगा, वो गिरी, तो फिर उसने 3 फायर किए। दूसरा फायर जो है मेरी बेटी की टांगों पर लगा और तीसरा फायर जो है मेरी वाइफ पे लगा। जो खब्बी साइड वाली टांग जो है उसको जख्मी किया। वो अपने घर जा रही थी वापस, तो सड़क पे 2 लड़के, जिनमें से बाद में एक का नाम हमें अदील मालूम हुआ, 2 नामालूम लड़के थे इनिशियली, जिसका बाद में पता चला कि ये एक अदील है। उन्होंने आके उसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया। उसके बाद ज़ाहिर है हमारे लिए जो चैलेंज था कि पहले ये डिटरमिन किया जाए कि बंदे कौन थे, इसमें जो किलर इन्वॉल्व है वो कौन है। तो जो लोकल इन्फॉर्मेशन थी उससे हमें पता चला अपने सोर्सेज से कि ये लड़का अदील है जो मर्डर करके गया, और अदील के साथ एक और लड़का है, वो भी उसी आबादी का है। तो जाए वक़ुआ से तो वो चूँकि वो फ़रार हो चुके थे, मैं ख़ुद मौका पे मैंने भी रिस्पॉन्ड किया। हमारे SDPO SHO वो सारे हम उधर चले गए। लड़की की लाश और इसकी मां को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और जाए वक़ुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुलजिम की शनाख्त पुलिस के लिए बड़ा मसला नहीं थी, क्योंकि मकतूला की मां और वालिद ही वक़ुए के ऐनी शाहिद भी थे और कातिल को पहचान भी चुके थे।
मुलजिम अदील तो जाए वकुआ से फरार हो गया, लेकिन इसे पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पुलिस की हर नकलो हरकत से मुतल्लिक अदील को इत्तला मौसूल हो रही थी और ये भी अपने ठिकाने साथ साथ तब्दील कर रहा था। अदील अपने ठिकाने बदलता रहा, पनाह लेने के लिए कभी किसी शहर तो कभी किसी गांव में ठिकाने तलाश कर रहा था, मगर ये पुलिस के शिकंजे से ज्यादा देर बच नहीं पाया। इधर पुलिस भी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत से ठिकानों पर मुसलसल छापे मार रही थी और आखिरकार फिर वो अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया। उसके बैकग्राउंड पे एक पूरी कहानी थी, तो उसमें उन्होंने देखा भी था, गवाह थे, यानी शाहिदीन उसका वालिद था, सेकेंडली उसकी जो मदर थी वो भी वहाँ पे साथ ही इंजर्ड हुई थी, उसके फायर लगे थे। और खुशकिस्मत ये थी कि वहाँ पे मुलजिम ने जिस वक्त मर्डर किया, भागती हुई उसका अपना सेल वहाँ गिर गया, जिसके वजह से और भी हमें काफ़ी उसमें मिली हैं क्लूज़ कि क्या वो करता है, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठने, और उस वजह से फिर अल्लाह ने किया हम उधर उस तक पहुँच भी गए और हमने उसको अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक मुनज़्ज़ा चूँकि स्कूल टीचर थी और 18 साला अदील इस लड़की के पास ट्यूशन पढ़ने भी जाता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस कत्ल के मुहर्रकात जानने के लिए तफ्तीश शुरू की तो घर वालों की जानिब से बताया गया कि लड़का कम उम्र था, मगर इसके बावजूद ये अपनी उस्तानी में दिलचस्पी रखता था। घर वालों ने लड़की की शादी करीबी रिश्तेदारों में कर दी थी, जिसका अदील को रंज था और इसीलिए इसने मुनज़्ज़ा को जान से मारने का मंसूबा बनाया। फिर मौका मिलते ही अदील ने इस पर कातिलाना हमला भी कर दिया। ये छोटा था, हमारे घर में ट्यूशन नहीं पढ़ता था। मेरी बेटी की उम्र 27 साल थी, इसकी उम्र 18-19 साल थी, और ये लड़का जो है मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता था। इस रंज की वजह से पहले उसने मैसेज भी किए, काफ़ी धमकी भी दी, और उस दिन ये उसको कत्ल कर दिया। शादी के बाद फिर इसने शायद ये ठान ली कि अब मैं इस खातून को भी नहीं रहने दूंगा। तो ये एक मोटिव था उसके पीछे, जो बाद में जब हमने इसको अरेस्ट किया तो उसने इस बात को कन्फेस किया कि मैं उससे लव मैरिज करना चाह रहा था और इस शादी के ना होने की वजह से ही मैंने कत्ल किया। मगर पुलिस ने गिरफ्तार लड़के से तफ्तीश शुरू की तो कहानी का एक और रुख सामने आ गया, जिससे अंदाजा हुआ कि इस लड़के ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश का दूसरा रुख कुछ यूं सामने आया कि मकतूला मुनज़्ज़ा के वालिदैन और मुलजिम अदील के बयान में तज़ाद सामने आ गया। मुलजिम ने अपने बयान के दौरान ये इंकशाफ किया कि मकतूला मुनज़्ज़ा ने इससे भी शादी की हुई थी। मकतूला के घर वालों का कहना है कि अदील इसको पसंद करता था। अदील ने बयान दिया कि इन दोनों ने शादी की हुई थी जिसे घर वालों से छुपाया गया था, मगर ये शादी ज्यादा देर खुफिया नहीं रह सकी। फिर घर वालों ने फैसला किया कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। पहले इस लड़की का और उसका कोर्ट में उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था और निकाह हुआ था। फिर बाद में इन्होंने आपस में बैठ के जब इस लड़की का वो पेरेंट्स दूसरी जगह शादी कर रहे थे तो उससे उन्होंने लिखवा लिया था कि बस मैंने इसको तलाक दे दिए, या क्योंकि निकाह हुआ था रुखसती नहीं हुई। उस लड़की ने जब इसने तलाक दे दी तो जब उसकी शादी हो गई और प्रॉपर दूसरी, इसने कोर्ट में भी वो किया था कि शायद वो हो जाए उसको, लेकिन कोर्ट से उसका वो खारिज होता चूँकि ऑलरेडी तलाक दे चुका था। जो उसकी पहली होती वो उसने कोर्ट में दोनों का एग्रीमेंट था, उसमें नहीं था, मतलब पेरेंट्स की तरफ से दोनों का कोई वो नहीं था। फिर बाद में इस लड़के ने तलाक भी दे दी थी, वो जरगे में या जो उनका लोकल आपस में दोनों फैमिलीज़ के जो एल्डर्स थे वो बैठ के तो उन्होंने वो किया। पुलिस का कहना है कि अदील ने दोनों खानदानों के फैसले पर बज़ाहिर हामी भर ली थी, मगर दिल ही दिल में इसे सदमा भी था कि मुनज़्ज़ा की शादी कहीं और कर दी गई है। इसीलिए इसने ठान लिया कि वो मुनज़्ज़ा से बदला ज़रूर लेगा। इसीलिए इसने कत्ल के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की। पुलिस के मुताबिक हमला करने से पहले अदील ने मुनज़्ज़ा को अपने साथ चलने का भी कहा, लेकिन मुनज़्ज़ा ने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम अदील ने पुलिस को बताया कि जब मुनज़्ज़ा ने इसकी बात ना मानी तो इसने माँ बेटी पर फायरिंग कर दी और वहाँ से फरार हो गया। ये बकुल उसके के जो स्टेटमेंट उसने दिए कि आप मेरे साथ बैठ जाएं और मैं आपको मेरे साथ चलें, तो ज़ाहिर है वो तो किसी और की बीवी थी और वो उसने फिर रेजिस्ट किया, तो उसने
डायरेक्ट उसको फायर मारे और जो फेटल इतने होते हैं कि उसी स्पॉट पे वो जाके वो उसकी डेथ हो गई और उसकी जो साथ वालदा थी वो ज़ख्मी हो गई और फिर ये वहाँ से भाग गया। वो टीचर है उस स्कूल में जो लोकल उसी गांव का स्कूल है, उसमें शी वॉज टीचर। तो वो उसने ये पिस्टल वगैरह अपना वो अरेंज करके फिर वो जिस दिन वो स्कूल गई है वापसी पे ये वेट करता रहा है कि उधर ही जब छुट्टी हुई है तो इसने उस पर अटैक किया और उसको कत्ल किया इसने। अदील के पिस्तौल से निकलने वाली गोली से मुनज़्ज़ा की जान चली गई और इसकी वालदा उम्र भर के लिए माजूर हो गई। जो माँ अपनी बेटी को स्कूल लाने और ले जाने के लिए कभी इसका सहारा थी, अब खुद अपने सहारे के लिए किसी न किसी का आसरा तलाश करती है। मुश्किल पेश उसी दिन तू आई 21 तारीख तू, उससे पहले तो मैं ठीक ठाक सारे काम कर रही हूँ, मैं चंगी भली ठीक ठाक हूँ। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है और इस केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। मगर अफसोस इस बात का है कि इस बहिमाना इक़दाम से 2 ख़ानदानों की ज़िंदगियों को भी मुश्किलात ने आन घेरा है। वाला कत्ल हमने बरामद कर लिया। अला कत्ल के अलावा हमने उसका 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर दी, उसने कन्फेशन कर लिया। तो हमारी तरफ से केस तकरीबन मुकम्मल है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसने ये जो नाजायज़ कत्ल किया उसकी उसको सज़ा मिले और वो कैफ़े किरदार तक पहुँचे। मकतूला मुनज़्ज़ा का वालिद अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठे किए गए जहेज़ के सामान को हसरत से रोज़ तकता है, मगर इसका दिल है कि मानने को तैयार नहीं कि इसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इस केस ने मुआशरे के लिए बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब तलाश करना है तो इस नौजवान नस्ल की तरबियत पर भी तवज्जो देना होगी, क्योंकि औलाद को पालना ही वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं, इनकी सही तरबियत के लिए कड़ी निगरानी भी ज़रूरी है। हम कहते हैं कि जो बच्चों में हमारी तरबियत का फुकदान है, वालिदैन की जो ज़िम्मेदारी है, शायद उसमें भी कहीं कमी रह जाती है। जब बच्चों की तरबियत ठीक नहीं होती उसमें हम कहते हैं कि एक जनरली जो है ना वो राइजिंग सोशल इंटॉलरेंस है। हर बच्चा हर बच्ची वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो चाहते हैं कि जी हमारी मर्ज़ी ही सिर्फ हो, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हो। लाइफ चूँकि रियल लाइफ थोड़ा डिफरेंट है, उसमें सारी ख्वाहिशात हर किसी की पूरी नहीं होती, तो फिर लोग इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स पे चले जाते हैं। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें हमारी जो फैमिली सेटअप है, हमारी जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जो है ना वो इन चीज़ों को मतलब टैकल करना सिखाएं। अगर वो ज़ाहिर है उसकी पर्सनल लाइकिंग थी तो उस लाइकिंग का पूरा ना होना, ख्वाहिश का पूरा ना होना ज़ाहिर एक स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस को हैंडल करना, उसको डाइवर्ट करना, ये हमारे वालिदैन हमारी फैमिलीज़ को सिखाना चाहिए और उसके साथ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। नाज़रीन, कम उम्री या नासमझी में किए गए फैसलों के नताइज कभी कभी इतने भयानक होते हैं कि इनका खमियाजा इनके साथ जुड़ी जिंदगियों को भी भुगतना पड़ता है। अदम बर्दाश्त का अमल कभी कभी इंसान को इस मोड़ पर ला कर खड़ा कर देता है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। इसीलिए कोई भी फैसला करने से कबल इसके अंजाम को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक और दर्दनाक कहानी के साथ। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में अगली दर्दनाक कहानी है दुबई पलट नौजवान की, जो कोरोना के हालात से तंग आकर अपने ही वतन में मेहनत मजदूरी के लिए आया, मगर दौलत के लालच में अंधे जराइम पेशा लोगों के हत्थे चढ़ गया। इरफान नामी नौजवान इस गिरोह के चुंगल में कैसे फंसा और इन्होंने इसके साथ कैसा सलूक किया, आइए आपको इस कहानी में दिखाते हैं। थाना कुराल के इलाके से टैक्सी ड्राइवर लापता हो गया। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इरफान नामी नौजवान घर से मजदूरी के लिए निकला था, मगर वो वापस आया और ना ही कोई राब्ता हो पा रहा है।
पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि इरफान का राब्ता आखिरी बार अपने घर वालों से हुआ था, जिसमें इसने बताया था कि ये किसी सवारी को लेकर रवात जा रहा है। उसने लास्ट कॉल अपनी फैमिली को की कि मैं एक सवारी के साथ रवात वाली साइड पे जा रहा हूँ, और उसके बाद जो है कुछ देर बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है, उससे रब्ता ख़त्म हो जाता है। फैमिली अपने तौर पे उसको कुछ देर ढूंढती रहती है। उसके बाद उसका भाई मोहम्मद इमरान जो है वो पुलिस स्टेशन को आकर रिपोर्ट करता है कि उसका भाई इस तरह एक टैक्सी के साथ कहीं पे गया है और उसके बाद उससे रब्ता नहीं हो पा रहा, उसको ढूंढने में हमारी मदद की जाए। रोजगार की तलाश में दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल होने वाला नौजवान आखिर कहां गया? पुलिस इसकी छानबीन कर ही रही थी कि एक ऐसी खबर आई जिससे इरफान की गुमशुदगी का मामला तो हल हो गया, मगर तहकीकात में एक और मोड़ सामने आ गया। तो इसके ऊपर वी बिकेम मोर कंसर्न कि ये ना हो कि ये उसी दुश्मनी का कोई साक्षाना हो या कोई और ऐसा एलिमेंट हो, तो हमने उसकी ढूंढने के लिए एफ़र्ट स्टार्ट कर दी। तो वो हमारी एफ़र्ट्स जारी रही। नेक्स्ट डे हमें रवात के एरिया से, पुलिस स्टेशन जो रावलपिंडी का है रवात मंदरा के एरिया से, ये हमें रिपोर्ट मिली कि एक नौजवान की लाश मिली है जो कि एक गंदम के खेतों में मौजूद है, और उसको जो है वो वहाँ पे काफ़ी देर से ऐसा लगता है कि मौजूद है। तो आप लोग चेक करें। जिस वक्त हमें ये इतला मिली, क्योंकि हमारी भी जो सवारी थी वो उसी एरिया के ऊपर टैक्सी ड्राइवर जो था उस सवारी को लेके गया था, जब उसको जाके चेक किया तो ये वही मोहम्मद इरफान जो टैक्सी ड्राइवर था, ये उसकी डेड बॉडी थी। पहले गुमशुदगी और इसके बाद कत्ल का मामला पुलिस को अंधे कत्ल में झोल नजर आए तो दीगर मुतल्लिका इदारों से भी मदद तलब की गई। इस केस में आने वाली तमाम रुकावटों को एक एक करके हटाया गया तो पुलिस मामले की तह तक पहुंच ही गई। जितने लोग जहाँ पे बॉडी मिली थी और जहाँ से ये बुक होके गया था, उनको हमने शामिल तफ्तीश किया और हमने लीड जनरेट करने की कोशिश की कि किसी तरीके हमें कोई क्लू मिले, कोई लिंक मिले, उस बंदे की आइडेंटिफिकेशन मिले कि जिसने इसके तौर पे सवारी के तौर पे इसके साथ गया था। तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसी लीड्स मिली जो टेक्निकल भी थी, जो दूसरी जो है वो हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी। उसको यूज़ करते हुए हम इसके केस के ऊपर कॉन्टीन्यूसली एफर्ट करते हुए, और फाइनली हमें एक लीड मिली जिसके अंदर हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ कि परहैप्स ये लोग जो हैं हमारे इस जराइम में शामिल हो सकते हैं। किसी भी केस के मुहर्रकात तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक भी मदद का जरिया मिल जाए तो वो मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक बड़ी कामयाबी का पेश खैमा होता है। यही हुआ इस केस में भी। पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक गिरफ्तारी की तो फिर कड़ियों से कड़ियां जुड़ती ही चली गईं। 3 अकम्प्लिसेस में से जिन्होंने ये सारा काम किया था, अक्यूज़ थे, उनमें से एक को अरेस्ट किया, और जब उसकी इंटेरोगेशन स्टार्ट की तो उसने रिवील अपने बाकी 2 साथियों का नाम भी रिवील किया। फिर हमने उनकी पॉइंटेशन के ऊपर और अपना जो टेक्निकल डाटा था उससे वैलिडेट करके उनको भी अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि वाई उन्होंने ये कैसे किया, और जो उस वैल्यूएबल्स थी उस मोहम्मद इरफान की जो मकतूल है इस केस में, तो फिर उन्होंने अपनी जो डिटेल्स शेयर की और उसको बाद में हमने एविडेंस भी के तौर पे रिकवर भी किया। और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ की, और फिर हम एक मुलज़म जो है नुमान उस पर पहुँचे हैं, और जब उसको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, तो पूरी कहानी डिस्क्लोज़ हुई है। तो वो ये है कि पहले भी वो छोटे मोटे क्राइम करता रहता था, चोरियाँ ये वो सारे। तो उसने अपने एक दोस्त जो यासर है उसके साथ मिलके प्लान बनाया कि हम कोई गाड़ी छीनते हैं और उसको फिर बेच के तो जो है वो पैसे कमाते हैं। तो जो यासर इसका साथी था उसने इसके हवाले से इसको एक पिस्टल वगैरह भी प्रोवाइड किया, असला भी दिया। तो इसने फिर रात को गाड़ी बुक की और चलता गया। वो जाके जब एक उधर कलर सैदा के इलाके में, वीरान इलाके में पहुंचा, तो इसने जो है गाड़ी भी छीन ली और इसके अलावा उसका भी मर्डर कर दिया। और ये टैक्सी लेके चला गया, और उसके बाद इसने टैक्सी के पीसीज किए और कबाड़ खाने वगैरह में वहाँ पे इसको बेच दिया। इरफान की लाश ठिकाने लगाने के बाद इन तीनों मुल्ज़िमान ने इसकी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके पुर्जों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके फ़रोख्त कर दिया गया, मगर तफ्तीश के दौरान पुलिस ने इस गाड़ी के तमाम पुर्जे भी बरामद कर लिए। जिस जिस जगह मकतूल इरफान की गाड़ी के पुर्जे बेचे गए, पुलिस ने इन तमाम मकामात से गाड़ी के ये हिस्से तहवील में ले लिए। सामान कुछ कबाड़िए के पास ले गए, वो कबाड़िए से फिर वो हमें ये डिस्क्लोज ये सारी चीज़ हुई कि ये गाड़ी इस तरह फ़लाँ बंदे मेरे पास सामान लेके आए थे, अगर आपकी है तो
आप चेक कर लें। वो मुद्दई ने शनाख्त कर ली, इसी तरीके से इस मतलब हिसाब से ये गिरफ़्तार हुए। टैक्सी का सामान जो इन्होंने ज़ाहिर है वो बिल्कुल पीसेस में कर दिया था, जो उसका नीचे वाला पूरा फ्रेम होता है, चेसेस नंबर भी इन्होंने उसका सब ख़राब कर दिया। जब इनसे पूछा गया कि उन्होंने ये क्यों किया और इसके उन्हें क्या मिला, तो उन्होंने शेयर किया कि इन्होंने ये पैसों के लिए काम किया था और ये जो उन्होंने टोटल चीज़ें सेल की ये 36,000 रुपीज़ के लिए डिफरेंट स्क्रैप डीलर्स को इन पार्ट्स ये चीज़ें सेल की हैं। महज 36,000 रुपए की रकम छीनने के लिए एक बेगुनाह नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान को इतना संगीन जुर्म करने का ख्याल कैसे आया, इरफान को लूटने की मंसूबाबंदी कैसी की गई, ये सब जानना भी ज़रूरी है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान अपनी प्लानिंग के मुताबिक इरफान से गाड़ी छीन चुके थे, मगर जिन जगहों पर इसे ले जाया गया इन्हें डर था कि इरफान ने कहीं इन जगहों की निशानदही कर दी तो ये पकड़े जाएंगे। इसीलिए इरफान को छोड़ना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने इसका मर्डर इसलिए किया था क्योंकि ये इस गाड़ी को अपने जिस एरिया में ये रहते थे उसी रिहाइश वाले एरिया में लेके चले गए थे और उनको ये ख़तरा था कि यहाँ पे से उनको पकड़े जाने का चांस है, तो इसलिए उस चीज़ को, इसका इम्कान ख़त्म करने के लिए कि कोई उनके तक कनेक्शन ना हो जाए, कि किसी तरीके से वो आइडेंटिफाई ना हो जाए, उन्होंने इसकी जान लेने का फ़ैसला किया। जुर्म करने वाला पेशावर हो या अनाड़ी, कोई न कोई ऐसी गलती ज़रूर करता है जो इसकी निशानदही में मददगार बन जाती है। पुलिस ने दौरान तफ्तीश मुल्जिमान से पूछगछ की तो उन्होंने बताया कि लूट मार के लिए इन्होंने गिरोह तो कामयाबी से बना लिया, मगर इनकी प्लानिंग में कोई कत्ल अगरचा शामिल नहीं था, लेकिन पकड़े जाने के खौफ में वो कत्ल भी कर गुजरे। मकतूल इरफान के साथ जो हुआ वो कहानी एक बार पहले भी हो चुकी थी। मौत इरफान का पीछा कर रही थी और इरफान इससे बेखबर था, मगर जिंदगी कब किसके साथ बेवफाई कर जाए कौन जाने। कुछ अर्सा पहले इसी तरीके एक मामले के अंदर उसका फादर जो कि किसी महकमे से रिटायर्ड था, उसके बाद उसने भी टैक्सी लेके ये काम शुरू किया था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो एक स्नैचिंग की इसी तरह की वारदात के एक सवारी के तौर पे कुछ लोग उसके पास आए और उसको लेके गए और KPK के एरिया के अंदर वहाँ पे जाके उसका दौरान स्नैचिंग जो है उसका मर्डर कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कत्ल के बाद भी मकतूल इरफान के मोबाइल में अपनी सिम इस्तेमाल कर रहे थे। इस सिम की वजह से भी मुल्जिमान तक रसाई में मुआवनत मिली। कहा जाता है कि एक बेकसूर कत्ल का जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब इसी वक्त करता है जब इसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। एक घर का कफील इस दुनिया से चला गया, मगर मकतूल इरफान की मौत ने हम सब के लिए वो पैगाम छोड़ा है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखें जी, कोई भी बिज़नेस है उसके कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, लाइक स्पेशली ये लोग जो किसी टैक्सी ड्राइवर हैं उनके लिए मेरा पैगाम है कि जब भी वो किसी सवारी के साथ जा रहे हैं कोशिश करें कोई सवारी ऐसी लें जिसको वो देख के थोड़ा सा ये जज कर सकें कि उसको आइडेंटिफाई करते हैं, या किसी के रेफरेंस से सवारी लें, या अगर रोड से भी लेनी है तो वो कॉन्टीन्यूसली अपनी फैमिली के साथ या किसी और अपने कुलीग के साथ कांटेक्ट में रहें, ताकि उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें कि अभी कहाँ पे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ताकि जो चांसेस ऑफ किसी इस तरह की इवेंचुअलिटी है वो कम हो जाए। और साथ ही साथ अगर फजल अल्लाह ना करे ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है तो जो भी ऐसा कोई क्रिमिनल एलिमेंट है उसको फ़ौरन पकड़ने में मदद मिले और उसके साथ जो कानून के मुताबिक उसके साथ कार्रवाई है वो की जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की दोनों कहानियां सबक आमोज हैं इन लोगों के लिए जो अपने लालच और अना की तस्कीन के लिए अंजाम की परवाह किए बगैर किसी की कीमती जान लेने से गुरेज नहीं करते और ये भूल जाते हैं कि जुर्म कितने ही पर्दों में क्यों ना छुपा हो, आखिर सामने ज़रूर आता है और मुजरिम अंजाम को ज़रूर पहुँचता है। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे हालात व वाक़यात हैं तो हमें आगाह ज़रूर कीजिए ताकि हम इन्हें सामने लाकर मुआशरे से जराइम के ख़ात्मे के लिए अहम किरदार अदा कर सकें। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।